हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, रेगुलर मेरे साथ क्लास कर रहे होंगे। आपका टाइम भी पास आ रहा है और आपको तैयार भी अच्छे से करना है। आज हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम का जो आपका एजुकेशन पेपर 2 है उसका एक मॉडल पेपर देखेंगे कि पहला मॉडल पेपर हमने कल एक बाल विकास का किया था, आज हमारा अधिगम का है। जैसे जैसे आपके पेपर है वैसे वैसे हम एक एक करते हुए चलेंगे। आप शालिनी रेड का साथ बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूले। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको यह पेपर मॉडल जो सेट मैंने खुद से किया हुआ है अलग अलग सोर्सेज से आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। एक कमेंट मेरे ज़्यादा जरूर करते हुए जाइएगा कि आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा, समझ में आया, कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आपका पेपर है 50 नंबर का यह पेपर है, 40 नंबर क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। 15 आपके बहुविकल्पी हैं और उसके बाद शेष आपके अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय। वैसे ही मैंने हूबहू पेपर को सेट किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न का सेट शुरू हो रहा है जो आपका पहले पेपर में रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का टाइम इंटरवल आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन ड्यूवी ने, एडम्स महोदय ने, रायबर्न ने। यहाँ पे डी ऑप्शन नन होगा, ठीक है। 3 ही ऑप्शन दिया हुआ, बताइए क्या होगा। शिक्षण अधिगम को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अधिगम का बहुत बार पूछा गया है, मैंने एक बार करवाया भी है, मुझे याद है। तो आपको राइट आंसर क्या होगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एडम्स अहमद ने, इन्होंने कहा है कि शिक्षण दो मुखी प्रक्रिया। अच्छा ये बताइए किसने कहा कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है? फटाफट बताइए किसने कहा, किसका कथन है। ऑप्शन में ऑप्शन उस क्वेश्चन का भी दिया हुआ है, ठीक है। एक साथ 2 क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके यहीं पे। बताइए द्विमुखी प्रक्रिया की बात तो हो गई, तो एडम्स ने कहा था। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? तो राइट आंसर जॉन ड्यूवी ने, करेक्ट है, नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर दूसरा है, किसके अनुसार शिक्षा बालोद्यान का एक कुशल माली, जो शिक्षक होता है वो बालोद्यान का एक कुशल माली होता है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, किसने कहा है इस बात को? स्किनर ने, कप्पू स्वामी ने कहा है यहाँ पे, और 2 ऑप्शन फ्रोबल और पेस्टोलॉजी ने कहा है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, स्किनर, कप्पू स्वामी और फ्रोबल और पेस्टोलॉजी। तो एक ही आंसर बेस्ट है, वो भी सी ऑप्शन करेक्ट है, फ्रोबल ने कहा था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत आश्रित चर यानी कि डिपेंडेंट है। कौन डिपेंडेंट, कौन सा फैक्टर कंपोनेंट ऐसा है जो शिक्षण प्रक्रिया के समय डिपेंडेंट होता है? पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यपुस्तक। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए फटाफट। आप सभी का आंसर मुझे चाहिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो बात आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन का, शिक्षार्थी जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। आश्रित चर जो है शिक्षण प्रक्रिया में वो शिक्षार्थी, स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? शिक्षा का यह जो शब्द है जो आप पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम, वहाँ पे शिक्षा भी आ रही है, तो संस्कृत किस धातु? लट से, शिशु से, शिच से या पट से? बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी को पता है, सी ऑप्शन करेक्ट, शिक्ष धातु से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। नेक्स्ट फिफ्थ है ये, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना। अधिगम लर्निंग, लर्निंग की जो सक्सेसफुलनेस है उसका मेन आधार क्या है, मेन बेस क्या है, मेन नींव क्या है? दंड व आरोप है, पुरस्कार व प्रशंसा है, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा है। आप अधिगम की जो सफलता आपकी हो रही है उसका मेन रीजन क्या है, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है? क्या आपको दंड मिलेगा या आप पे आरोप लगाया जाएगा, ये वजह है? या आपको पुरस्कार मिलेगा, आप उसकी लालच में बैठे हैं, आपको बहुत तारीफ मिलेगी इसलिए आप ऐसा हो जा रहे हैं? या आपके अपने खुद के लक्ष्य को पाने की इच्छा है, बहुत उत्कृष्ट इच्छा है, या आप अधिकारी बनने की इच्छा रख रहे हैं, इस वजह से आपका अधिगम हो रहा है? सिर्फ अधिकारी बनने के लिए आपका अधिगम सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, लक्ष्य को प्राप्त करने की आपकी उत्कृष्ट इच्छा, खुद की इच्छा है, ठीक है। तो ये आधार माना जाएगा क्योंकि खुद की इच्छा होना बहुत जरूरी। विलिंगनेस टू लर्न एक तो हमने पढ़ा है ना, वही चीज़ यहाँ पर है, सीखने की इच्छा। आगे चले, नेक्स्ट। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से, फैक्टर कौन से, अंग कौन से, कंपोनेंट कौन से हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, जो आपकी लर्निंग पे इम्पैक्ट डालेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रभाव पड़ता है, वो है कि क्या क्या कैसे लिया जाता है वो उसके ऊपर डिपेंड है। बताइए, उचित पर्यावरण, उपरोक्त वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। अधिगम का प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पे क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप सभी को पता है सबसे अच्छा और उचित ऑप्शन यहाँ पे एक ही है, वो है डी ऑप्शन,
वातावरण बहुत प्रभावित करता है, अधिगम को वातावरण प्रभावित करता है, ठीक है। वातावरण अच्छा नहीं होगा तब आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, वातावरण बहुत अच्छा होगा तो उसका भी असर आप पे पड़ेगा। प्रेरणा भी बहुत, आप में प्रेरणा नहीं है या कोई दे नहीं रहा है या कोई भी दिक्कत हो रही है, आप खुद से नहीं प्रेरित है तो ये भी आपके लिए एक दिक्कत होगी। और मैच्योरिटी नहीं है चीज़ों को लेकर तो आप में फिर प्रॉब्लम होगी, अधिगम आपका अच्छे से सक्सेसफुल नहीं होगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे चले नेक्स्ट। अनुभव के द्वारा व्यवहार का परिवर्तन होता है। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के थ्रू व्यवहार में, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस होता है उसको आप क्या कहेंगे? व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको आप क्या कहेंगे? स्मृति कहेंगे, एक ऑप्शन है, 3 ऑप्शन और है। प्रशिक्षण कहेंगे कि अधिगम कहेंगे कि शिक्षा कहेंगे? अनुभव के द्वारा जो आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, बिहेवियर जो चेंजेस है उनको आप क्या कहेंगे? तो एक ही ऑप्शन सबसे सस्ता, टिकाऊ, बेस्ट ऑप्शन लॉक करेंगे हम यहाँ पे, सी ऑप्शन, अधिगम। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम के कारण ही परिवर्तन आपके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि होता है ना कि आप जैसे जैसे चीज़ों को सीखते जाते हैं वैसे वैसे चेंजेस आने लगता है आपके अंदर, चाहे वो बिहेवियर को लेके हो, एटीट्यूड को लेके हो, अटायर को लेके हो, वेयरिंग को लेके हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर मेनी फैक्टर्स टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हस्तक्षेप रहित व्यवस्था में शिक्षण कैसा होता है? हस्तक्षेप रहित जब व्यवस्था होती है शिक्षण की तो शिक्षण कैसा होता है? शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित या अंतःक्रिया युक्त या सभी? बताइए कैसा होता है? हस्तक्षेप रहित, बताइए फटाफट बताइए कैसा होता है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण रहेगा तो कैसा शिक्षण कहलाएगा? शिक्षक केंद्रित होगा या छात्र केंद्रित होगा या अंतःक्रिया युक्त होगा कि सभी होगा? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, टिकाऊ है, वो ये छात्र केंद्रित रहेगा। हस्तक्षेप रहित, जब आप उसमें हाथ नहीं डालेंगे, फालतू में दखल नहीं देंगे, तो वह छात्र केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अपने मन से चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। समस्या को जानना कैसा कार्य है? कोई प्रॉब्लम है उसको जानना, ठीक है, प्रॉब्लम्स को जानते रहना कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो ये कैसा कार्य है। उपचारात्मक, निदानात्मक, मूल्यांकनात्मक और मूल्यांकनात्मक और उपलब्धि, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है बताइए? 9th का कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा? मैं जानना। समस्या को जानने का मतलब यहाँ पे है निदान करना, निदानात्मक। पहले आप समस्या को जानेंगे फिर तो आप उसका उपचार करेंगे, तब वो उपचार, पहले स्टेज निदानात्मक आएगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। फिर यहाँ पे है शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का कौन सा चर है? शिक्षक, टीचर जो होता है वो शिक्षण प्रोसेस जो आपका चल रहा है उसका कौन सा फैक्टर है? स्वतंत्र है, आश्रित है, मध्यस्थ, सभी? वो खुद से आज़ाद है, डिपेंडेंट है आप पे, या मध्यस्थ, बीच का माध्यम है कि सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट बताइए? 10th का क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट बताइए। एक ही आंसर बेस्ट है, स्वतंत्र। टीचर जो होता है वो स्वतंत्र होता है, ना कि किसी पर डिपेंड होता है, ना ही बीच का कोई माध्यम होता है। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। औपचारिक शिक्षा का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र क्या? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दुरुस्त शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं शिक्षण अधिगम में। पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि सर्वोत्तम महत्वपूर्ण केंद्र क्या है औपचारिक शिक्षा का? परिवार है, विद्यालय है, संस्थान है या पाठशाला है? तो एक ही सबसे बेस्ट, सस्ता, टिकाऊ, उचित ऑप्शन इसके लिए है, वो है बी ऑप्शन, विद्यालय। सबसे पहले यहाँ पे जो औपचारिक शिक्षा का संस्थान कहेंगे, यहाँ पे संस्थान, पाठशाला नहीं, पहले यहाँ पे ना ऑप्शन दिया तब आप इसे टिक करेंगे, ऑप्शन दिया तो विद्यालय बेस्ट है। आगे चले, नेक्स्ट। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहिर्दर्शन विधि, यहाँ पे बहिर का मतलब ये बहिर कुछ ना सुनने वाले से नहीं है, मतलब बाहर, बहिर्दर्शन विधि। जो अंतदर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि वहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? वाटसन माने जाते हैं। 3 ऑप्शन और है, वुडवर्थ है, स्किनर है, फ्रायड है। तो आपको बताना होगा राइट आंसर क्या है, बताइए। आपने देखा है, हमारे ख्याल से ये नया क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया, आपको नहीं पता होगा। बहिर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? फ्रायड है, स्किनर है, वुडवर्थ है, वाटसन है। एक आंसर बेस्ट है, सस्ता है, टिकाऊ, उचित है, तो वो है वाटसन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए, मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती? मस्तिष्क की क्रियाओं का जो स्वनिरीक्षण होता है वो मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है? आत्मनिष्ठ, साक्षात्कार, प्रायोगिक, वस्तुनिष्ठ, या बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण, आपकी मन में जो मेंटल एक्टिविटीज चल रही है उनका खुद को एनालिसिस करना, कौन सी विधि आएगी? एक ही बेस्ट ऑप्शन है, अच्छा है। 13 क्वेश्चंस के लिए क्या आप बता सकते हैं? बताइए, आप लोग कमेंट करिए, मैं देखना चाहती हूँ। बताइए आप सबका राइट आंसर क्या होगा? एक ही ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट होगा, टिकाऊ होगा, अच्छा होगा, उचित होगा, क्या होगा मैं जान सकती हूँ? बताइए किस ऑप्शन के साथ आप जाना
प्रेफर करेंगे? विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? मैं आई नो आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, सबसे क्वेश्चंस को देखा करिए क्या आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क की स्वनिरीक्षण, ये बात जब आएगी तो आत्मनिरीक्षण की बात वहाँ पे आ जाएगी, सेल्फ एनालिसिस की बात वहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 13 हमने कर लिया। 14th आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? लर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ फैक्टर दिया गया, आपसे कह रहा है कि कौन सा सत्य है, रियल है। पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के कारण। जो सीखने की प्रक्रिया है या जो प्रोसेस चल रहा है उसके थ्रू जो आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, उसमें अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, उसमें जो अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के कारण होता है। बी ऑप्शन है सीखने और व्यवहार में परिवर्तन जो है वो एक तुलनात्मक रूप ले लेता है, उसके कारण होता है, तुलनात्मक रूप से स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। परिवर्तन व्यवहार की क्षमता और जो ग्राहक के व्यवहार होते हैं उन दोनों के कारण होता है, या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्या पूछ रहा है कि अधिगम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा फैक्टर सत्य। ऐसे क्वेश्चन आपको सीटेट में बहुत देखने को मिलते हैं, सत्य सत्य, टेट में भी आते हैं फिलहाल के लिए। तो अधिगम से कुछ पॉइंट आपसे कभी कभी ऐसे आपको कोई चीज़ दे देगी, उससे आपको रिलेटेड पूछ लेगा, तो आपको ऐसे फैक्टर्स के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको 14 का बता दूँ, यहाँ पे आपको 14 का बता दो, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपका 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 15 देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरह से परिभाषित किया है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरीके से डिफाइन किया जाता है? सभागार में, घर में, खेल के मैदान में, विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। फटाफट भाई राइट आंसर क्या होगा? जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा? जहाँ बच्चे के, बताइए क्या होगा राइट आंसर? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? एक ही ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है और अच्छा भी है, तो वो यहाँ पे क्या होगा? फटाफट बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट ले सकते हैं, विद्यालय और कक्षा के वातावरण में। अगर क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, विद्यालय में सारी चीज़ों की है, तो वहाँ पे ये क्रिएटिविटी जो उनके अंदर जन्मजात है या वो अर्जित कर रहे हैं, उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी जो एकदम स्टार्टिंग में दिए रहते वो हमने खत्म कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया सारे ऑप्शंस के साथ, मैंने क्वेश्चंस अच्छे लिए। अब बढ़ते हैं आगे अति लघु उत्तरी की तरफ। चलिए देखिए, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आप सभी के आएगा। ठीक, 16वां से स्टार्ट होगा। देखिए 16 क्वेश्चन है, अनुकरण विधि के जनक कौन? अनुकरण विधि के जनक के बारे में, प्रवर्तक के बारे में, निर्माता के बारे में आपसे पूछेगा, तो आप इसका एक ही राइट आंसर लिख सकेगा एक सिंपल से वर्ड में। अनुकरण विधि के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक, राइट आंसर क्या है? हैगार्ड है, हैगार्ड को माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 17 देखिए, अनुकरण विधि क्या है? अनुकरण विधि आपको लिखने को पूछ लेगा 1 नंबर में, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपने शब्दों में भी आप लिख के बता सकते हैं। ठीक है, देखिए इस विधि में बालक जो होता है, बच्चा जो होता है, वो शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। जो शिक्षक बोलता है उसके उच्चारण को, उसके प्रोनाउंसिएशन को सुनता है, सुनने के बाद उसका वाचन करना सीखता है, अर्थात अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। अनुकरण का अर्थ होता है किसी दशा, किसी आदर्श की नकल करना। अनुकरण का मतलब यह है कि किसी को आइडियल मान के उसकी नकल करना। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखता है, पढ़ता है, नवीन रचना करना सीखता है। जो टीचर बोलेगा वही सेम वो भी बोलेगा, जो भी टीचर लिखेगा वही वो सेम लिखेगा। जो टीचर नई चीज़ें करेगा बच्चा वही हूबहू सीखेगा। इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो शिक्षक के केंद्रित में पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अनुकरण विधि ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर शिक्षक सब कुछ सही करेगा तो बच्चा उसका पालन भी सही रूप से करेगा, क्योंकि वो उनकी ही नकल करते हैं। अपने से बड़ों की छोटे बच्चे नकल किया करते हैं, उसी के थ्रू सीखते हैं। आगे चले, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रशिक्षण 2 प्रकार का, एक व्यक्तिगत होता है जो पर्सनैलिटी इंडिविजुअल का टेस्ट होता है, एक समूह में होता है जो ग्रुप में टेस्ट होता है। क्लियर है, आगे चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। प्रशिक्षण की परिभाषा क्या है? प्रशिक्षण को परिभाषित कीजिए, तो आप एक सिंपल से लाइन में लिख सकते हैं, परीक्षण एक व्यक्ति या समूह के कौशल, ज्ञान, क्षमताओं या प्रवृत्तियों के मूल्यांकन करने का साधन है। ये एक ऐसा टेस्टिंग या टेस्ट क्या है? तो एक व्यक्ति हो या कोई समूह के कौशल्स को, उनके ज्ञान को, उनकी एबिलिटी को, उनकी प्रवृत्ति के मूल्यांकन करने का एक साधन है कि कितना आया, क्या है, कितना आता है, क्या लेवल है, इन सबको जानने का एक साधन, एक मीडियम, एक तरीका। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखिए, शिक्षण क्या है?
20वां प्रश्न आपसे पूछा शिक्षण क्या है, ठीक है। शिक्षण से तात्पर्य बालक को ऐसा अवसर प्रदान करना, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देना है जिसमें बालक समस्या का समाधान स्वयं निकाल सके। वो इतने बड़े, इतने काबिल हो जाएं कि प्रॉब्लम्स को खुद टैकल कर सके, खुद ही सोल्यूशन निकाल। शिक्षण शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से हुई है। अंग्रेजी में उसको हम टीचिंग कहते हैं, जो कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। टीचिंग क्या है? वो एक सोशल की एक्टिविटी है जिसका तात्पर्य यहाँ पे क्या होता है? सीखना, ठीक है। क्या मतलब है? लर्निंग करना, सीखना, जो एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जिसमें पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षक और छात्र अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, जिसमें टीचर, फिर पाठ्यक्रम, फिर छात्र, ये तीनों अपने स्वरूप को प्राप्त किया करते हैं। ये एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। क्लियर है? नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम का अर्थ आपको बताना है। अधिगम क्या है? अधिगम शब्द इंग्लिश के एक शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब होता है सीखना। हर एक व्यक्ति बचपन से ही ऐसे अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वो चाहे किसी मोटिव से सीख रहा हो या बस अनजाने में भी सीख रहा हो, लेकिन वो सीख रहा है। इस सीखने की प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को तो अनुकरण द्वारा सीखा जाता है, ठीक है, और कुछ चीज़ों को वातावरण के द्वारा, इन्वायरमेंट के थ्रू सीखा जाता है, और कुछ चीज़ों को बिहेवियर के थ्रू सीखा जाता है। सीखने की सतत प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। सीखने की जो सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसको हम ही अधिगम, क्योंकि हर एक स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ, बच्चे से लेके जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक वो सीखता ही सीखता रहता है। तो कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है? उसकी लर्निंग बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। वो चाहे किसी पर्पज से सीख रहा हो या खुद से सीख रहा हो या अनजाने में सीख रहा हो, लेकिन ये होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम रास्ते में देख लेते हैं और सीख जाते हैं एक ही क्लिक में। तो वो चीज़ यहाँ पे कैसी है कि हम उसको बस सीख रहे हैं एक नॉर्मल प्रोसेस के तरीके से, तो वहाँ पे ये सीखना हमारा हो गया, ठीक है। आगे चले, 21 क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे फिर दूसरा है, 22वां क्वेश्चन दिया है। ये क्या दिया है ये समझते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताने, वो फैक्टर बताने हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो परिपक्वता, मैच्योरिटी, अगर आप मैच्योर नहीं तो चीज़ों को आप समझ नहीं पाएंगे, एक तो कारण ये हो गया, आपको समझने में दिक्कत होगी। फिर सीखने का समय, आपका समय बहुत ज़्यादा जाएगा। उस चीज़ को आप, जो बच्चा एक बार में सीख जाता है, आप उसको 10 बार में, 15 बार में सीखेंगे तो आपका समय जाएगा। शारीरिक और मानसिक थकान के कारण भी आप हमेशा फिट नहीं है, मेंटली भी थकान है आपके अंदर, तो वो चीज़ें आप वैसे भी नहीं सीख पाएंगे। मन नहीं लगेगा, आप बैठ ही नहीं पाएंगे उसके, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने के लिए समय देना पड़ता है। बुद्धि है, आपके पास बुद्धि ही नहीं है। शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि का ही विकास नहीं हो, तब भी आप सीख नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। सीखने की विधि ही नहीं आपको उचित मिली है, तरीका ही नहीं मिला, एनवायरमेंट नहीं मिला, तो ये भी सब क्या है? ये सब एक फैक्टर है जो आपकी बाधा के रूप में आपके सामने क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा, शालिनी रियल क्लासेस नाम है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और सब कुछ पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है अधिगम की विशेषताएं बतानी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहाँ पे आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सामने है, देखिए। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली, पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम, पूरी होल लाइफ चलता है, ठीक है। हर एक स्टेज में आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी रुकती नहीं है। अधिगम निरंतर और सतत रूप से एक कॉन्टिन्यूअस रूप में चलने वाली प्रोसेस है, हमेशा चलता है। अधिगम अनुभव का संगठन, आपके एक्सपीरियंस का संगठन होता है। आप आज जो चीज कर रहे हैं, पहले आप जैसे अभी आपको जैसे 10th का पेपर देना हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा ना, कैसे होगा? क्योंकि आप इतना सीख चुके हैं, एक बार दे चुके हैं, तो उस चीज का आपको अनुभव हो जाता है, ठीक। अधिगम परिवर्तनशील होता है, अधिगम चेंजेबल, जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी वो जो इच्छा है, आपकी जो बिहेवियर है, आपकी जो लर्निंग का वो चेंज हो जाता है। पहले आप छोटे दायरे में सीखते थे, छोटा आता था, अब जैसे जैसे बड़े होते गए वो चीज चेंज होती गई। सीखना विकास है, सीखना जो है वो एक डेवलपमेंट है जो कभी भी रुकता नहीं, कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये प्रोसेस एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू होता है। आपका एक एम है कि आपको यहाँ पे जाना, आपको प्राइमरी टीचरिंग करनी है, प्राइमरी टीचर बनना है, तो आप सब कुछ डिलीट करेंगे, टेट सुपर टेट सब निकालेंगे, तो ये क्या हुआ? एक एम हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शिक्षण के कार्य। 24वां प्रश्न है, शिक्षण के कार्य। शिक्षण के कार्य क्या है, इसको परिभाषित करिए, बताइए। तो कक्षा को संगठित तथा व्यवस्थित रूप प्रदान करना। मतलब क्या होता है कि क्लास को एक अरेंज वे में, उसको एक रूप, एक फ्रेम देना। विषय वस्तु और कार्य का विश्लेषण करना, जो आप विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं या जो वर्क आप दे रहे हैं उसको एनालिसिस करना, उसको विजुलाइज करके दिखाना, उस पर चर्चा करना, बातें करना, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझो, इनिशियल स्टेज होती है बच्चों की, बिहेवियर होता है, उनको समझना, समझ के उनके तरीके से पढ़ाना, उनके स्तर से पढ़ाना उनको। अभिवृद्धि, विश्वास, संप्रत्य समस्याओं को नष्ट करना, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो दिक्कत देखने को मिल रही है, बच्चों को महसूस हो रही है, जिससे बाधा ज्यादा क्रिएट हो रही है, उनको दूर करना। छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच के लिए मूल्यांकन, मतलब लास्ट में उनका व्यवहार कैसा रहा, वो कितना पढ़ पाए, क्या पढ़ पाए, हर महीने हर हफ्ते टेस्ट लेना, मूल्यांकन करना, ये सब शिक्षण के कार्य है। शिक्षण के कार्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है? नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के घटक या चर कह सकते हैं। तो 25वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। 3 चर है इसके, स्वतंत्र, आश्रित
आश्रित और हस्तक्षेप चर। ठीक है, यहाँ पे 3 चर। अब स्वतंत्र चर का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र चर के अंतर्गत शिक्षक आता है, टीचर को उसके अंतर्गत रखा जाता है। यह अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। ये अधिगम अनुभव को प्रदान करने के लिए, देने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। आश्रित चर के अंतर्गत विद्यार्थी आता है, स्टूडेंट आता है, जैसे कि मैं और आप, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक प्लानिंग के थ्रू, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू कार्य करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए हस्तक्षेप में क्या करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण युक्ति, शिक्षण व्यूह आदि हस्तक्षेप चर होते हैं। जो ये मध्यस्थ का मतलब जिसको मीडियम लेके इन दोनों के बीच में कनेक्शन जोड़ा जाता है, वही ये हस्तक्षेप चर होते हैं। विधियां होंगी, कौन सी टेक्निक होगी, कौन सी मेथड्स होंगे और बहुत सारी चीजें होती हैं, वो कौन सा करिकुलम होगा, ये सारी चीजें। आगे चले, नेक्स्ट देखिए 26वां है शिक्षण की समस्याएं। अब शिक्षण में प्रॉब्लम्स क्या है ये भी देख ले। व्यक्तिगत विभिन्नता की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण टीचर कभी कभी झल्ला जाते, एकदम परेशान हो जाते, इतने बच्चे ही इस तरह की प्रॉब्लम से कैसे हैंडल करें। तो इसका भी हुनर सीखना होगा टीचर्स को। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी है बालक के और अध्यापक के बीच संबंध स्थापित करना। एक रिलेशनशिप नहीं बन पाता है उनके बीच में, कि वो दोस्ती, मित्र, व्यवहार वाला वो बन नहीं पाता, जिससे बच्चे उनसे बात नहीं कर पाते, वो ढंग से बच्चों से बात नहीं कर पाते और पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में उपद्रव बालक, जो गंदे बालक है, दुष्ट बालक है, हमेशा कभी उनको चौकेंगे तो कभी उनको खोचेंगे, कभी उनका खींचेंगे, कभी उनका फाड़ेंगे, कभी ये करेंगे, कभी पानी गिराएंगे, एक्सेट्रा। बहुत सारे बच्चे खुरपेची टाइप के होते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, मस्ती करते हैं, लंच करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज करते रहते हैं, परेशान करते हैं, क्लासरूम को डिस्टर्ब करते हैं। फिर यहाँ पे है नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग। आप अलग अलग विधि के थ्रू पढ़ा ही नहीं पा रहे, आपको आ ही नहीं रहा, आप एक ही विधि पे सारे बच्चों को लेकर चल रहे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कक्षा में अनुशासन की समस्या। आप पढ़ा रहे, बच्चे नीचे बतिया रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पीछे कोई दीवार में कुछ कर रहा है, कोई बाहर खिड़की के देख रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मूल्यांकन की समस्या। आप टेस्ट अच्छे से नहीं कर, एनालिसिस, आप मूल्यांकन इस तरीके से नहीं कर पा रहे, समझ में ही नहीं आ रहा है कोई चीज़। शिक्षण के माध्यम में समस्या। आपका जो माध्यम है, जो मीडियम है, वही नहीं से उचित है बच्चों के लिए। ना बच्चों को समझ में आ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, आपको भी बाधा हो रही है कि यार मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और काम भी नहीं बन रहा है। तो ये सारी बाधाओं के रूप में आप अपने तरीके से बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए शिक्षण की विशेषताएं। 27वां प्रश्न, शिक्षण की विशेषताएं। ये क्या है ये जानते हैं। शिक्षण का स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य रखना। शिक्षण का एक स्पष्ट, क्लियर और एक फिक्स एम रखना, ये इसकी क्वालिटी होती है कि आपका जब विजन क्लियर रहेगा कि मेरा ये विजन है, मेरा ये आइडियल है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, उनके जैसा बनना है, तो आप वो चीज़ को अच्छे से करेंगे। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। फिर यहाँ पे सुझावात्मक होना चाहिए, मतलब हाँ कि सुझाव भी मिलता रहे ना, कि ये नहीं, अच्छा ये नहीं, ये ऑप्शन है, ये बेस्ट नहीं, ये बेस्ट है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। फिर प्रगतिशील है, एकदम रेगुलर हमारा प्रगति हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं, इस नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। सहयोग, हेल्पिंग नेचर भी इसमें बहुत अच्छा है कि हमें हेल्प भी मिल रही है, दूसरे की भी हम कर रहे हैं, दूसरे के एक्सपीरियंस से भी हमारा काम हो जा रहा है। कार्य को छात्रों की क्षमता और वातावरण के अनुकूल बना देना, इतना बढ़िया तरीके से अरेंज कर देना कि जो है बच्चों की जो क्षमता है, उनकी एबिलिटी है, जो इनका एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो जाए, तो लर्निंग में भी बहुत अच्छी बाधा नहीं क्रिएट होगी, सारा काम बढ़िया हो जाएगा। आगे चले, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपसे अगर 2-3 पूछे तो ठीक, नहीं तो आपको जो याद हो आप लिख सकते हैं, 1-2 बहुत है। संकेत अधिगम है, ठीक है, संकेत के थ्रू भी जो बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है, वो या तो आप संकेत के थ्रू कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं तो वो भी एक तरीका है। फिर यहाँ पे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। श्रृंखला अधिगम है, चेन के थ्रू पर पहले कड़ी, ये कड़ी, फिर ये कड़ी, फिर ये कड़ी खोलो, फिर ये कड़ी, फिर ये कड़ी, एक लाइफ से साइकिल की चेन चलती है उस टाइप से। फिर शाब्दिक अधिगम, बोल के सिखाओ हर एक चीज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं, कई प्रकार से अधिगम हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है। जो अधिगम का वक्र है वो कितने प्रकार का होता है। तो सरल रेखी वक्र एक, उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक उन्नति का वक्र होता है, उन्नतोदर कहते हैं। नतोदर वक्र को धनात्मक, यानी कि जो हमेशा ऐसा कर्व जो हमेशा ऊपर की तरफ उठता जाए, वो रुके ना। और नतोदर में क्या होता है, वो घट जा, ऊपर जाके फिर घट जाता है। सरल में जाके वो एकदम सीधा रूप में चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये अधिगम के वक्र हैं। क्लियर है, टॉपिक सिलेबस में दिया था, काफ़ी बढ़िया था। शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं। तो 3 स्तर हैं, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंता स्तर। अब इसमें अभी तो आपके स्तर पूछ लिया है, आप बता ले, लेकिन टेट सपोर्ट की तैयारी जो करेंगे ना, तो ये कौन कौन दिया है। और इस स्तर में 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें शायद 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग प्रस्तावना वगैरह वगैरह, वो सब मैं आपको टेट में बताऊंगी फिलहाल के लिए। और कौन कौन दिया है इस स्तर को, उसका नाम भी आता है। फिलहाल अभी इतना ही आप जानिए, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमारा यहीं पे खत्म हो गया, हमने अति लघुत्तरी को समाप्त कर लिया। अब बारी है लघुत्तरी की, वो भी हम फटाफट देखेंगे, ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, 31 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, शिक्षण की प्रकृति। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रति शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। तो आप क्या लिखना पसंद करेंगे, कैसा आप
शिक्षण शिक्षक एवं छात्र के मध्य पारस्परिक संबंध को स्थापित करने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। ठीक है, सही बात है। शिक्षण छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया। शिक्षण के थ्रू क्या होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, उन्हें कुछ सिखाया जाएगा। परिवर्तन मतलब ये नहीं कि आप बताओ कि तुम ये चीज़ करो तो परिवर्तन हो जाएगा, नहीं, वो सीख जाते हैं तो हूबहू उनके अंदर परिवर्तन। आप कोई चीज़ सीख जाते हैं तो आपके अंदर चेंजेस आ जाता है ना। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चेंजेस, बच्चे सभी एक अरे बच्चे अब बड़े हो गए तो क्या हुआ, ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ उनमें परिवर्तन आया, आपका अधिगम हो गया, आप सक्सेसफुल हो गए, तो चेंजेस अपने आप आ जाएंगे। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये एक ऑब्जेक्टिव की प्रक्रिया। आप बहुत सारी चीज़ों को ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक क्वेश्चंस में लगा दी जाती है, इस चीज़ को भी ध्यान करके 2-4 लाइन ऐसे शब्द को या लाइन को चूज़ कर लिए जो आप हर एक क्वेश्चन पे डाल सकते हो, उससे आपका प्रभाव बढ़िया पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं। शिक्षण सूत्र विशिष्ट शिक्षण सिद्धांतों पर आधारित ना होकर सामान्य ज्ञान और अनुभव के आधार पर बनाए गए, कोई स्पेशल चीज़ों को लेकर नहीं, एक नॉर्मल ज्ञान अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के बेस पर उसको बनाया गया है। शिक्षण सूत्र की उपयोगिता अनुभव द्वारा सिद्ध हो, इसको एक्सपीरियंस के द्वारा इसको प्रूव भी कर दिया गया है। यह अध्यापक को विषय वस्तु की मात्रा क्रम व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये टीचर के लिए हेल्पफुल होता है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, क्या क्या सूत्र लगाकर उनको चीज़ सिखा सकते हैं, दिशा निर्देश देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है शिक्षक के लिए। ठीक है, कि किस विधि से आप पढ़ाएंगे तो बच्चों का उचित से उचित, अच्छा से अच्छा विकास हर तरीके से वो लाभ होगा उनको। आगे चलिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण सूत्र का क्या महत्व है, महत्व जान लेते हैं। तो देखिए, शिक्षण के सूत्र के माध्यम से कक्षा अध्यापन सरलता होती है, कक्षा में सरलता हो जाएगी, आपको अध्यापन करने में सरलता हो जाएगी और आपको जो संचार माध्यम वो भी बढ़िया आसान हो जाएगा। छात्र विषय को भली भांति कम मानसिक परिश्रम से समझ लेंगे, मतलब वो इतने तरीके से बढ़िया अच्छे तरीके से उनको बहुत परेशानी नहीं करनी पड़ेगी और वो बढ़िया अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। अतः एक कुशल अध्यापक को यह शिक्षण सूत्रों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को बाल मनोविज्ञान का और ये सूत्रों का, विधियों का, इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक सफल अध्यापक को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि कौन से सूत्र का प्रयोग कहाँ करना है। ये टीचर को ये बात भी पता होनी चाहिए, अब मुझे यहाँ पर ये यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना है, क्योंकि एक क्लास में 50 बच्चे अलग अलग घर से, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म से, अलग अलग भाषा को सीख के आते हैं, तो उन सब चीज़ों को संभालना, करना, कैसे उनको सिखाना आपको सबको है, तो अलग अलग विधियों का आप प्रयोग करेंगे। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना कौशल के घटक आपको बताने हैं, कंपोनेंट्स आपको बताने हैं। देखिए, प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंधित होना। आप कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ाया आपने या पूछने जा रहे हैं, तो पुराने जो उनके हैं, जो उनको पुराना पता है उससे रिलेटेड हो, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित हो। प्रश्नों का मूल पाठ पर आधारित हो, जो आप पूछ रहे हैं, जो क्वेश्चंस का बेस है, जो न्यू है, वो उनके पाठ से ही हो, बाहर से ना हो, उनके लेवल का हो। प्रश्नों हेतु उचित समय, और प्रश्न हेतु उचित समय का होना है। क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप उनको पूरा टाइम भी दीजिए अच्छे से। प्रश्न में उचित दृश्य सामग्री का उपयोग करना हो तो वो भी वो कर सकते हैं। प्रश्नों का छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, उनके मेंटल लेवल के अनुसार क्वेश्चन होना। 5 के बच्चे हो, आप 10 का क्वेश्चन पूछो, नहीं पॉसिबल होगा। प्रश्नों में तार्किक क्रमबद्धता का होना, तार्किक जो चीज़ें हैं, रीजनिंग की जो क्रमबद्धता है, कॉन्टिन्यूटी है, वो भी एकदम बराबर लेवल की होनी चाहिए जिस लेवल के बच्चे हैं। आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण के बाधक तत्व, कम्युनिकेशन के जो बाधक तत्व है, एलिमेंट है, वो कौन का। एक भौतिक सोच, चारों तरफ एकदम कोलाहल मचा रहे, ठीक है, तो दिक्कत होगी, आप बात नहीं कर पाएंगे। आपका शब्दार्थ संबंधी शोर है, ठीक है, शब्दार्थ भी नहीं सही है, उससे रिलेटेड कोई शोर हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी। मनोवैज्ञानिक शोर भी है, गली में और ये मनोवैज्ञानिक शोर हो रहा है, या बहुत सारे फैक्टर आप लिख सकते हैं। कोलाहल चारों तरफ मचा हुआ है आपको, और विचार वगैरह भी सही नहीं आ रहे हैं, क्या बात करनी वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप बाधक के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या है, संचार बाधाएं और उन्हें दूर कैसे करें, जो प्रॉब्लम हो रही है उनको दूर कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यहाँ पे संचार से पहले विचारों को स्पष्ट करें। एक तो यहाँ पे है कि संचार करने से पहले अपने विचार को क्लियर करें कि क्या आप बात करना चाह रहे हैं, कि क्या आपके थॉट्स हैं, किस मुद्दे पर बात है। ठीक है, प्राप्तकर्ता का आवश्यकता अनुसार संवाद करें, मतलब जो रिसीवर है उसको आप उसकी नीड के अनुसार भी उसे, मतलब उसके पास टाइम हो तब आप, ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती बात करेंगे तो आपकी बात को ही नहीं सुनेगा, जवाब ही नहीं
नहीं मिलेगा, तब आपको संवाद करने में मज़ा नहीं आएगा। फिर संवाद करने से पहले दूसरों के, अगर आपको संवाद करना है, किसी चीज़ में बात करनी, तो दूसरों से सलाह भी लेते हैं, मुझे बात करनी चाहिए, क्या उचित रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें। संदेश की जो भाषा है, जो टोन है, सामग्री से अवगत रहे, मतलब भाषा, ऐसे कोई आपको डांटता रहता है तो समझ में आता है कि हाँ मुझे डांट पड़ रही है। कैसे अगर टोन मारना जानते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट देना, कमेंट करना, तो बहुत ये सब समझ में आता है कि हाँ मुझे किसने कॉम्प्लीमेंट दिया, अच्छा दिया है बुरा दिया, वो टोन से पता चल जाता है। तो वो सब चीज़ें भी समझते रहेंगे तो ये सब बाधाएं नहीं आएंगी। श्रोताओं की मदद से मूल बातों को जानना, जो मेन बेस की बात है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना, उन सब चीज़ों को जानना, उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करना, सही प्रोसेस के थ्रू, सही समय के थ्रू, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रख के बात करनी चाहिए। बच्चा कोई, जैसे होता है कभी कभी ऐसा इंसिडेंस हो जाता है घर परिवार में कि गुस्सा लगी रहती है और उसी में जो है एक और काम हो जाता है। ये होता है ना कि सोने पे सुहागा हो गया, एक तो आग लगी तो उसमें और लग गई। तो ये तमाम चीज़ें भी कभी कभी देख, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर फूट जाता है, तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, ये सब नहीं होगा तो बाधा नहीं आएगी। आगे चलिए नेक्स्ट, समूह चर्चा विधि के लाभ आपको बताने हैं। देखिए, समूह का मतलब ग्रुप होता है। समूह में कार्य करना विद्यार्थियों को सोचने, उनको थिंकिंग करने, संवाद कायम करने, समझने, विचार का आदान प्रदान करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करने का प्रभावी तरीका है। आप उनको समूह चर्चा में जब इंक्लूड करेंगे तो वो सोचेंगे कि अब मेरी बारी है, इस समूह में मैं क्या बोलूंगा या मैं क्या बोलूंगी। वाद विवाद, समूह चर्चा सब एक ही जैसा हो, सभी में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलना है कि आप अपने मत को कैसे रखेंगे। उसके लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, तभी तो कोई एक एग्जैक्ट सोल्यूशन निकलेगा एक समस्या का। आपके छात्र दूसरों को सिखा भी सकते हैं और उनसे सीख। वही होता है ना कि 5 लोग एक टॉपिक बात कर रहे हैं तो आपको सामने वाले बंदे की कोई बात अच्छी लगी, उस बंदे को आपकी कोई बात अच्छी लगी, तो ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है। कभी कभी बहुत सारी चीजें सीखी नहीं जाती हैं उस तरीके से, वो अपने आप ऐसे आ ही जाती हैं कि हाँ अच्छा ये चीज नहीं, ये करेक्ट है। या सीखने का सक्रिय, तो ये एक बहुत ही अच्छा और एक एक्टिव तरीका है। इसके थ्रू सबका विकास होगा, क्योंकि उसमें एक चीज कंपलसरी करी है, जितने लोग हैं सबको बोलना है, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी, तो सब अपना विचार जरूर से जरूर रखेंगे। आगे चले नेक्स्ट, गणित के उपकरणों का नाम बताइए। तो गणित किट के बारे में आप ज्योमेट्री बॉक्स, इरेजर, कटर, पेंसिल वगैरह वगैरह आप अपने तरीके से बनाकर लिख सकते हैं। आगे चले नेक्स्ट, खेल विधि की विशेषताएं बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खेल विधि की विशेषताएं क्या है। तो खेल एक मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। खेल सामाजिक विकास का एक रूप है। बहुत अच्छी बात है। संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाता है। ठीक। खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। ठीक। कोई बात बताएं समझाएं बात है इसमें, सारी बात आपको समझ में आ रही है। पॉइंट मैंने इसमें अच्छा लिखा, आप अपने तरीके से भी सीख सकते हैं, क्योंकि खेल के द्वारा बच्चों को सिखाना ज्यादा आसान होता है। आगे बढ़े नेक्स्ट, वाद विवाद प्रविधि क्या है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, वाद विवाद पद्धति में शिक्षक स्वयं छात्र की सहायता से किसी प्रकरण या समस्या का निश्चय किया है। शिक्षक खुद और बच्चों की हेल्प लेने के थ्रू वो किसी समस्या का एक निश्चय करते हैं कि नहीं ये समस्या है तो अब हम इस तक पहुंच जाएंगे, तो उसमें छात्रों की भी मदद लिया है। वाद विवाद होता है वहाँ पे। तत्पश्चात छात्र आपस में करने के लिए स्वयं से सामग्री का अब क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आ गई है, टीचर ने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम है, अब बच्चे क्या करेंगे कि वो सोल्यूशंस को ढूंढने के लिए, अच्छा तुम ये काम देख लो, तुम ये काम देख लो, फिर हम इससे चर्चा करेंगे। पहले तुम होता है जैसे कोई क्राइम हो गया, कुछ भी ऐसा समथिंग हो गया, तो वो होता है काम को बांट दिया जाता है। अच्छा वो उसका पूरी लिस्ट निकाल लो, उसकी पूरी कॉल लिस्ट चेक कर लो, उसका पूरा ब्याज चेक करो, उसका पूरा टाइमिंग चेक करो, कहाँ गया, कहाँ आया, क्या हुआ, तमाम चीजें। फिर उसके बाद सबको जो एक बोर्ड पे चिपका के कातिल को निशाना मारा जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें बढ़िया रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाद में सब संकलन कर लिया जाता है। अच्छा ये चीज ऐसी थी, तो उसके बाद ये यहाँ पे जो संकलन की बात की गई है, इसीलिए ये सारी चीजें स्कूल वगैरह में भी लागू होती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोजेक्ट मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। वाद विवाद प्रवचन छात्र अपने विचार, अनुभव, जो उनका विचार है, जो उनके भाव है, इमोशंस है, जो उनके एक्सपीरियंस, उनको व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई झेप नहीं रहता, खुलकर अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उनको मौका दिया जाता है कि हाँ आप तू अपनी बात को सामने रखो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की यह क्लास यहीं तक। आज की इस क्लास में हमने यहाँ पे पूरा कंप्लीट पेपर आपके सामने चर्चा किया। यह पेपर मैंने खुद सेट किया था। उम्मीद है कि मुझे आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, समझ में आएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था, बाहर कुछ भी नहीं था। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और एक कमेंट जाते जाते मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। हम कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ सुबह 10 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।